हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो अब से हम लोग एनसीईआरटी के 10वीं क्लास के एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज का टॉपिक है 10th का मैथ का पहला टॉपिक, जिसे बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इट मीन्स रियल नंबर्स। मैं बता देना चाहूँगा ये दोनों भाषी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हो, वो दोनों भाषी विद्यार्थियों के लिए है। तो आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के अलावा और कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर्स यानी कहें कि संख्याएं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम कहें कि संख्याएं, जो कि आपको लिखा हुआ है नंबर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। क्या बोलते हैं? संख्याएं। संख्याएं क्या होती है और संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से आज। तो हालांकि आप लोग नंबर्स के बारे में पहले पढ़े होंगे कि बहुत सारी संख्याएं होती है। तो संख्याएं मेनली होती है दो प्रकार की। एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या है ना, क्या होता है? काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के ही बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या बता देना चाहेंगे कि वास्तविक संख्या वो सारी संख्याएं होती है जो चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो जैसे वास्तविक संख्या को हम बोले तो वो सारी संख्याएं जो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, उसको हम बोलेंगे क्या? वास्तविक संख्या। इसे भी दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है। तो इसको एक भागों में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसको हम दूसरे संख्या को बात करें तो एक दूसरा होता है इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर आप लोग समझ गए होंगे वो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो बात करें हम परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या के बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा, पहले क्लास में पढ़ा होगा कि जो संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वो क्या होती है? वो होती परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होती है। तो हम बोले कि इसका फॉर्म क्या होता है? तो p/q होता है। और वेयर जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 0 का मान कभी भी नीचे 0 किसी संख्या का होगा तो वो उस संख्या को कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। एनी हाउ
क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास। जैसे बोले 2/5, 3/4, 5 भी हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि कुछ के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जीरो भी एक वास्तविक परिमेय संख्या है। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि उसके नीचे भी 1 होता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, डजेंट मैटर। यदि वो p/q का फॉर्म में है तो हम बोलेंगे उसे क्या? वास्तविक परिमेय संख्या बोलेंगे। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या उन सारी संख्याओं को बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, बोलेंगे √2, बोलेंगे √5, बोलेंगे √7। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? -√3। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होगी उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको हम देखिए डिफाइन नहीं कर सकते p/q के रूप में, क्योंकि √2 का यदि आप वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो कितना होता है? 1.414 ऐसे कुछ होता है, और ये भी आगे चला जाता है, ये बढ़ते जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको हम py के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो अब हम जानेंगे काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या के बारे में फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना होगा 11th में 11th में। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है कि रूट के अंदर कोई माइनस का जो वैल्यू होता है ना, रूट के अंदर कोई भी माइनस का वैल्यू होता है, उस प्रकार का संख्या आपको कहलाएगा काल्पनिक संख्या। जैसे बात करें √5, √3, √-3, √-7, तो इस प्रकार का संख्या जो भी होगा उसको बोलेंगे हम काल्पनिक संख्या। तो ये होता है किसका फॉर्म में होता है? तो ये होता है √−i का। i का मतलब होता है आयोटा। i का मतलब क्या होता है? आयोटा होता है। i का मतलब होता है आयोटा, जिसका मान होता है -1। ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। i का मान क्या होता है? यहाँ पे i का मान होता है आयोटा, IOTA, आयोटा इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे। तो अब हम लोग जान लिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है वास्तविक संख्याएं क्या होती है, आप लोगों ने बढ़िया तरीके से जान लिया होगा। अब हम लोग और डिवाइड करते हैं, करते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बाद ठीक है, परिमेय संख्या को और डिटेल से तो जानते हैं। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे हम लोग डिटेल समझते हैं। के बारे में जानते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला होता है भिन्न, दूसरा होता है पूर्णांक। जिसको हम बोले भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। फ्रैक्शन FRACTION होता है इंटीजर। INTEGER होता है इंटीजर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, फ्रैक्शन होता है कोई भी फ्रैक्शन जो बटा में हो। जैसे बोले 2/5, 3/5, -2/7, इस प्रकार से कोई भी जो संख्याएं होते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन है। और इंटीजर में बोलते हैं किसको? जैसे हो गया आपका -2, -5, 0, 1, 2, 3, तो ये सब हो गया आपका क्या हो गया? इंटीजर में हो गया, पूर्णांक में हो गया। ठीक है, तो आप लोग आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हम लोग जानते हैं
इसके बाद कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब पूर्णांक को भी हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग से, पूर्णांक को भी हम लोग आगे डिवाइड करते हैं, जैसे कि जानते हैं पूर्णांक के बारे में। आप लोग इसको लिखते रहेंगे। पूर्णांक पूर्णांक होता है 3 प्रकार का, मतलब तीन कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है, दूसरे पेज में आपको हम बताते हैं। पूर्णांक को डिवाइड करते हैं हम लोग। हाँ, पूर्णांक 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 होता है 3 प्रकार का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक पहले जान लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, फिर एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक तीनों को इंग्लिश में भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, फिर सॉरी इसको बोलते हैं शून्य इंटीजर, मतलब जीरो इंटीजर, फिर इससे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके उदाहरण को जान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के क्या उदाहरण होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर तो -2, -3, -1, इस प्रकार का जो भी सेट होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। शून्य, शून्य कैसा इंटीजर है, शून्य एक शून्य इंटीजर है। धनात्मक इंटीजर का बात करेंगे तो 2 प्लस में +3, +4, +5, इस प्रकार का जो भी होता है सब आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब थे कुछ संख्या के बारे में। और भी बहुत कुछ होते हैं, और भी अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती है, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या। तो ये सब सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, तो ये सब के बारे में आप लोगों ने पहले ही बचपन में ही पढ़ रखा होगा सम संख्या का। और ऐसे भी हम एक वीडियो बना दिए हैं, उससे आप देख सकते हैं संख्या के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले समझ लेते हैं कि प्रमेयिका क्या होती है। क्या समझ लेते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका जिसको हम लोग इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। लेमा क्या होता है, तो लेमा उसे बोलते हैं कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है एक ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है कि जिसके द्वारा हम अन्य स्टेटमेंट को सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे, ठीक है ना, आप लोग इसे लिख ले कि यह एक ऐसा सिद्ध कथन होता है जिसके द्वारा अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम लोग जानते हैं प्रमेयिका के बारे में, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या जानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए हुए हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर ये होता है। तो आप लोग विभाजन में पढ़े होंगे, भाग जब आप बनाते होंगे तो भाग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा कि जब आप भाग देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो बचता है, सबके बारे में आप लोगों ने जाना होगा। तो यहीं पे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही है कि a बराबर, a आप इसे मान लीजिए a बराबर b, यहाँ पे q, और यहाँ पे जो भी शेष बचेगा उसको r बोलते हैं। तो ये यहाँ जो b जो होता है, ये b क्या होता है, भाजक होता है, जिसको हम बोलते हैं डिविजर, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर। ये होता है डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी होता है उसको कोसेंट मतलब भागफल बोलते हैं, ये शेष फल होता है आपका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को यदि आपको भाग लगाना है, मतलब कि आपको, तो जो बड़ा होगा a और b में, जो बड़ा होगा उसको हम बीच में रखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे, और जो छोटा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे a बड़ा है तो a को यहाँ पे हम रखेंगे और b को यहाँ पे रखेंगे, उस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा उस प्रकार से बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। यहाँ पे r जो होता है वो जीरो से क्या होता है, r जो होता है जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये b से क्या होगा, छोटा होगा। सही बात है, b से छोटा होगा ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, b से ही छोटा ही होगा, है ना। ठीक है, जैसे कि समझते हैं b से छोटा कैसे होगा, जैसे कि समझते हैं, जैसे कि कोई संख्या से हम भाग देते हैं, 15 भागा कर देते हैं 27 कर देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से। अब भागा दे देंगे 15 एकम 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए ये इसको हम क्या माने थे, इसको, ये तो आपका b हो गया, ये आपका r हो गया यहाँ पे, और ये हो गया a, ये हो गया आपका q। तो देखिए r जो है क्या इससे छोटा है, r जो इससे छोटा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। यदि नहीं रहता तो एक बार और हम इससे लगाते, बट छोटा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 27 बराबर क्या, 15 गुना 1 और प्लस 12। यहाँ पे 15 क्या हो गया, यही b है, 27 आपका ये a है, a क्या आपका ये कोसेंट है, और 12 आपका एक यही रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा इस बात को। हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो क्या है, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप से इसको सोल्व किया जाता है, 3 चरणों से। किसी भी जब 2 या 3 संख्याएं दिया हुआ हो और उसका आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो आपको, है ना, किसका प्रयोग करके निकालना है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही आपको निकालना है। तो जैसे कि आपके सामने C और D दो विभाजन प्रमेय का दे रखा है, और इसमें यदि C बड़ा है, यदि C क्या है, बड़ा है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर आपको दिया हुआ है DQ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, C बराबर क्या दे रखा है, DQ प्लस R, जहाँ पे R जो होगा वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा लेकिन D से बड़ा होगा, D से छोटा होगा, तो वही प्रकार से C बराबर DQ प्लस R, और जहाँ पे R होगा किससे, 0 से बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन D से छोटा होगा, ये D से छोटा होगा, जैसे वहाँ पे B से छोटा होता था। तो सिर्फ यहाँ पे डिजिट बदलाया गया है बस। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि R का मान 0 हो जाए, जैसे कि हम भागा दें और R का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, कोई भी शेष नहीं बचे, तो वही जिससे हम भाग लगाए हैं, वही क्या हो जाएगा उसका, क्या HCF हो जाएगा। जैसे कि 12 और 6 48 का बात करते हैं, तो इसमें इससे भागा लगा देंगे तो कितना, 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ मतलब R का मान क्या आ गया, R का वैल्यू आ गया 0,
अब 0 आ गया तो यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। और यदि इस पर क्या है ना, तो है ना, यदि R का मान 0 नहीं आवे, यदि R का मान क्या हो, 0 नहीं आवे, R का मान 0 नहीं आए, तो D और R के युगल विभाजन का प्रयोग करते हैं और तब तक इसको करते रहते हैं कि जब तक न शेषफल, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे कि एक उदाहरण की बात करते हैं, तब तक ये काम करते रहते हैं यूक्लिड विभाजन का परिमेय का प्रयोग कि जब तक शेषफल कितना ना आ जाए, 0 नहीं आ जाए। जैसे कि अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण है, आपको अपने बुक में मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यूज़ द यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके ही क्या करना है, इसको इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एगो को ए मान लीजिए, एगो को बी मान लीजिए। ए बराबर मान लीजिए क्या, ए बराबर मान लीजिए ए बराबर आपको मान लेना है, ए बराबर आपको मान लेना है क्या, ए बराबर मान लेना है आपको ए बराबर मान लेना है 12,576 और बी बराबर मान लेना है 4,052। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको भागा लगाना है, किस में, ए से डिवाइड करना है, किस में, बी में। तो देखिए हम डिवाइड करते हैं, थोड़ा बड़ा करके जूम करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब तक ना ये पूरा आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि बात करें 4,052 था, तो 4,052 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और वहाँ कितना था, 1,000 कितना था वो देख लेते हैं, 12,576, 12,576, 12,576, ठीक। इस प्रकार से करेंगे, क्या होगा, कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे। चलती है 12 हो जाएगा आपका 6, 5 दिया 15 का 5 बाकी 1, 3, 3 एकम 5 दिया 15 5 बाकी 1, 3 एकम 3 3 4, चढ़ती है 12। यहाँ से आ जाएगा आपका 0 2 1, 120 आ गया, ठीक है। 120 तो इसको लिखना है फिर इस प्रकार से 12,576 बराबर क्या लिखना है, 12,576 बराबर 4 दिए 2 दिए 6 और 5 दिए 15 5 बाकी 1, 4 एकम 4 4 दिए 12, ठीक। लिखना है कि 4,052 गुना 3 और जोड़ कितना 120, इतना लिखना है। फिर क्या करना है, फिर इसको लेना है और इसको लेना है। 120 में ए का मान लेना है आपको 4,052 और बी का मान लेना है 120। तब तक करते रहना है कि जब तक इसका पूरा 0 नहीं आ जाए इसका शेष। लिखेंगे 120 4052 कितना बार में आ जाएगा, भारतीय 36 3 बार में 360 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 48 में 3 बार में लगेगा, फिर 360 2 15 में से हो गया 92 आ गया 92। इस प्रकार से फिर वो क्या लिखना पड़ेगा कि 4052 बराबर 120 इंटू 33 और प्लस 92, ठीक है, इतना आएगा। फिर आपको इसको मान लेना है ए और इसका मान लेना है, फिर 92 से आपको लगाना है किसमें 120 से। आपका मन करे तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कितना बार में 1 बार में 92 आया ना, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ गया 11 में से लगे तो 28। फिर 28 को आपको करना है 28 को आपको करना है 28 बच गया तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 126 बराबर
92 इंटू 1 और प्लस 28 प्लस 28। फिर 28 से आपको फिर से डिवाइड करना है 92 में। तो जब तक नहीं कटेगा तब तक आपको करते रहना। 84, यहाँ से आपका कटेगा 12 में 4 8, 8 बार में 8 बार में कट जाएगा। तो 8 फिर बचा, 8 को डिवाइड करना है। इस प्रकार से इसको लिख देना है कि 92 बराबर कितना होगा 28 गुना 3 जोड़ 8। इस प्रकार से 3 जोड़ 8, 28 गुना 3 जोड़ 8। फिर इस बार 8 में 28 से डिवाइड करना है। 8 को डिवाइड करना 28 से। 8 डिवाइडेड बाय इस प्रकार से 3 बार में 24 आ गया, 4 आ गया। तो फिर लिखना आपको 28 बराबर 8 गुना 3 जोड़ 4। फिर यहाँ से 8 को यहाँ 4 को यहाँ लिखना है और 8 को इस प्रकार से लिखना है 2 बार में। कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? इसका एचसीएफ आ गया 4 आ गया। तो देखा आपने, जब तक नहीं पूरा डिवाइड हो गए तब तक हमको क्या करते रहना है, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर चाहे तो लिख दे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिख सकते हैं। आप ऐसे करके इसका आंसर ला सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए, वैसे ही है, कंसेप्ट सेम वही लगाना है। सबसे पहले आपको सामने आपको दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन, वही है बाय द यूक्लिड। इंग्लिश में भी वही होगा, सिर्फ यहाँ पे बाय यूक्लिड विभाजन यहाँ पे होगा है, बाय यूक्लिड विभाजन। आपको क्या क्या लेना है, 135 और 225। 135 और 225 को आपको करना है। 135 को में से आपको 225 में आपको डिवाइड करना है एक बार में। 135 कितना आ जाएगा, 10 में 5 और यहाँ बच गया आपका 90 बच गया ना। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर उसके बाद आपको 135 में 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। 135 में आपको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 90 डिवाइड्स 135, एक बार में ही लगेगा, तो हो जाएगा आपका 90, यहाँ पे जगह 45। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आगे आप 45, तो यहाँ से लिखना 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 45 आपको डिवाइड करना है कितना में, 90 में। 90 2 टाइम में हो जाएगा आपका 90। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया आपका 45। कितना गया है, 45। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार आप लोग इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 196 है और 3822 है, और यहाँ पे ये। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को इससे और इससे आप हल कर सकते हैं। आप खुद से ज़रूर ट्राई करें, ये दो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू।